हेलो एवरीवन, दिस इज प्रताप सिंह। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की मैराथन सीरीज फॉर फिजिक्स और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी मैराथन सीरीज बाय योर फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी मैराथन सीरीज की सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में जान लेते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट्स, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। तो क्वांटिटीज़ बाय मीन ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि वो क्वांटिटीज़ जिनके बेस पर हम जो लॉ है फिजिक्स के वो डिफाइन करते हैं, जैसे मास, एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, ये सब जिन पे हम अपने लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। उसके बाद मेजरमेंट एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का कि कितना बड़ा या कितना छोटा है कोई फिजिकल क्वांटिटी एज कंपेयर टू एक बेसिक रेफरेंस पॉइंट के। हर एक क्वांटिटी यानी मास, लेंथ, डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है जो कि इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है। उसी रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं यूनिट, स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट। किसी भी मेजरमेंट को फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? यूनिट जिसमें वो क्वांटिटी मेजर की गई, जैसे लेंथ है तो सेंटीमीटर में मेजर की गई है, किलोमीटर में मेजर की गई, किस में मेजर की गई। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी है। मैग्नीट्यूड क्या? यूनिट के कितने टाइम्स है कोई क्वांटिटी, ये बताना। तो हम डील करते हैं नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से फिजिक्स में, लेकिन यूनिट ऑफ ऑल दी quantities can be expressed in unit of few basic quantities। अब कुछ बेसिक क्वांटिटीज हमने डिफाइन की कि इनके यूनिट्स पर हम हर एक क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या है वो, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले वो किस किस टाइप के हैं, कितने टाइप्स के हैं वो जान लें। तो पहला आता है फंडामेंटल, या फिर जिसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। बेस, इसमें क्या है, ट्रीट करा जाता है एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के, यानी कि इनकी एक अपनी अलग पहचान है। मास है तो मास को ये नहीं करेंगे कि किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट, सम या किसी और चीज़ से मास डिफाइंड हो रहा है। मास एक खुद की क्वांटिटी, वो इंडिपेंडेंट है। अब मास है इसमें, उसके बाद टाइम आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब चीज़ें जो है हमारी बेस यूनिट्स में आती हैं। उसके बाद आता है डिराइव क्वांटिटीज़, यानी वो सारी क्वांटिटीज़ जो कि इनकी मदद से हम डिराइव करें। जैसे फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को फिर हम लेंथ और टाइम के हिसाब से डिफाइन करते हैं, इसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब एक कंप्लीट सेट बेस और डिराइव्ड यूनिट के हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स का एक खास सिस्टम। ये भी कई तरह के हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम है। क्या क्या है ये? तो सीजीएस सिस्टम बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को एज अ बेस यूनिट कंसीडर करता है, बेस ऑफ लेंथ, मास और टाइम कंसीडर करता है। वैसे ही एफपीएस यूनिट जो है वो फुट, पाउंड और सेकंड को बेस यूनिट कंसीडर करता है। वहीं एमकेएस जो है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड को एज अ बेस यूनिट कंसीडर करता है। देखने वाली बात है कि हर एक सिस्टम में सिर्फ सेकंड ही एक ऐसा यूनिट है जिसको हम टाइम के लिए बेस यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। ये तो हो गया छोटी छोटी जगह पे ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं, लेकिन अब इंटरनेशनली आपको करना है तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि सीजीएस आप यूज़ कर रहे हो, सामने वाला बंदा एमकेएस यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने एक नॉर्मल रूल बना दिया कि सिर्फ इस यूनिट को आप यूज़ कर सकते हो एज ए इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसको, अब ये जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया सिस्टम है ऑफ यूनिट्स है, उसको हमने कहा एसआई सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनलिटी। ये एक फ्रेंच नेम है, वैसे एसआई यूनिट्स हम कहते हैं, एसआई सिस्टम हम कहते हैं इसको। उसके बाद जो एसआई सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है और इसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम भी। उसके बाद इसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अब बेस यूनिट्स क्या क्या है एसआई सिस्टम के, तो उन्हें पढ़ते हैं। तो अब मीटर क्या है, तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 में दिस मच टाइम, मतलब कि इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एक जो लाइट है वो वैक्यूम में कितना ट्रैवल करती है, उसी को हम कहते हैं मीटर। और ये ट्रैवल जो किया गया पाथ ये सेकंड में, इसको डिराइव किया गया था 1983 में। अगला जो आता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम एक्चुअली एक सिलेंडर है प्लेटिनम का जो बना हुआ है, उसको
प्लेटिनम और इंडियम का अलॉय है एक्चुअली, उसे हमने रखा हुआ है एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर्स के पास, ये रखा गया है एट सेवर्स नियर पेरिस फ्रांस। इस सिलेंडर को जो वेट है उसी को हम 1 किलोग्राम मानते हैं, यानी कि इसका कोई खास डेराइव नहीं है कि लाइट इतना चल रही है या ये फोर्स लग रहा है या वो कुछ अलग नहीं है, हमने एक खास सिलेंडर ही इसके लिए बना रखा है, उसी को 1 kg बोल दिया। अब सेकंड, इसके लिए क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम दिस एटम। अब इसमें क्या है, इतने पीरियड ऑफ रेडिएशन हो रहा है जो कि बिटवीन हो रहा है हाइपर फाइन लेवल और ग्राउंड लेवल में सीजियम 133 जो आइसोटोप है उसका, इसको डिराइव किया गया था 1967 में। उसके बाद एम्फियर की बात आई तो एक एम्फियर वो कांस्टेंट करंट होता है जो हम मेंटेन करते हैं दो स्ट्रेट थिन पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के बीच में, और जिसे प्लेस किया गया है 1 मीटर दूर पे वैक्यूम में, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर ऑफ फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। इसको 1948 में डिराइव किया गया था। तो ये 4 यूनिट्स हो गई। अगली आती है हमारी टेम्परेचर की यूनिट्स जो कि होती है केल्विन। केल्विन जो है 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिस वक्त वाटर जो है अपने 3 फेज यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर इन तीनों में एग्जिस्ट करता है, उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इसे 1967 में डिराइव किया गया था। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम बेसिकली मोल यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि कंटेन किया गया है एज मैनी एलिमेंट्री एलिमेंट्स जो कि एलिमेंट 0.012 किलोग्राम्स ऑफ C12 एटम कंटेन करता है। इसे 1971 में बताया गया था। फिर आता है सेंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, और ये दिया जाता है इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना एंड हैज़ रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ 1/683 वोल्ट पर स्टेरेडियन। इसे 1979 में बताया गया था। अब हमने बेस यूनिट्स पढ़ ली, तो इनको लिखते कैसे हैं, तो मास के लिए इस तरह लिखा जाता है कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर के लिए जो केल्विन के लिए K यूज़ होता है, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल C स्मॉल d, और मोल के लिए सब कुछ स्मॉल लिखा जाता है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो जैसे फोर्स है, फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास पता है कैसे लिखा जाता है, m × a, और a अब देखना पड़ेगा कि a कैसे लिखते थे, तो हमें पता है कि a जो है वो डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी जो है डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि लेंथ अपॉन में टाइम, तो t⁻⁻1 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ टाइम तो 1/t और आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है उसकी यूनिट हो गई L/t-2। अब ये हमारे पास आ गई, और हमने क्या कहा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास लगा देते हैं। अब इन सबको एक साथ जब मैं लिख दूंगा यानी कि mL/t-2 इन ब्रैकेट, तो अब ये क्या आ गया, मेरे पास फोर्स का डायमेंशन आ गया। इसी तरीके से हम बाकी सबको भी यूज़ करते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन इक्वेशन क्या है उसके बारे में जान लें, तो एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका एक्सप्रेशन बताता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि मैंने अभी फोर्स के बारे में बताया कि mL/t-2 था, उसी तरीके से अब जो इक्वेशन कंटेन करे फिजिकल क्वांटिटी किसी एक साइड पे और उसकी डायमेंशनल फार्मूला दूसरे साइड पे, उसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे स्पीड का लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू L/t-1, लेकिन L/t-1 नहीं लिखते, mL/t हम कोशिश करते हैं कि हर एक में आए, तो इसलिए m⁻0 भी इसमें दिखा रखा है। अब डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, तो डायमेंशन के हम कुछ एनालिसिस भी करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। अब ये क्या करता है, तो ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिकल बिहेवियर किसी क्वांटिटी का। दो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डिफरेंट डायमेंशन है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी को मास में ऐड नहीं कर सकते जब तक उसका डायमेंशन सेम नहीं हो।
तो यहाँ पे लिखा है अगर a प्लस बी और a माइनस बी मीनिंगफुल है, इसका मतलब होगा कि a और b के पास सेम नेचर और सेम डायमेंशन है। उसी तरीके से अगर a इक्वल टू बी सही है, इसका मतलब होगा a और b के पास सेम डायमेंशन है। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, सभी टर्म जो अपीयर हो रही है मैथमेटिकल इक्वेशन में, उनके पास सेम डायमेंशन होना ज़रूरी है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ऐसे में क्या होगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा बोलना गलत होगा कि अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन सही होगा। कैसे होगा? तो आपने ये तो देख लिया कि ये इक्वेशन सही है, क्यों? काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर एम इंटू वी स्क्वायर है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू सेम आया। एम जी एच है तो मास यानी एम, जी एक्सलेशन एल टी माइनस टू, और एच यानी हाइट तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका भी टर्म आया। दोनों सेम थे, इक्वेशन सही है। पर दोनों सेम होने पे इक्वेशन सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। अगर सही है तो इक्वेशन सेम है, उल्टा कैसे गलत होगा? तो उसको एग्जांपल लें अगर, तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और साथ ही साथ मैंने एक और बोल दिया कि मेरा दिमाग घूम रहा था, मैंने बोला 5/7 एम वी स्क्वायर। अब क्या ये दोनों अगर मैं डायमेंशनली चेक करूँ तो क्या ये गलत होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस होती क्वांटिटी होती है। अब अगर ये डायमेंशन लेस हो गया तो डायमेंशन किसकी है? सिर्फ एम वी स्क्वायर की है, तो एम वी स्क्वायर तो दोनों में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ये हो गया कि हाफ एम वी स्क्वायर भी है और 5/7 एम वी स्क्वायर भी है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि दो कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? और तुमने 9 से ही पढ़ा है भाई कि हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर पढ़ा है तो आपने ये जानते होंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर इक्वेशन सही तो डायमेंशन इक्वल होंगे, डायमेंशन इक्वल तो इक्वेशन सही नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब एक कुछ ब्रेन की एक्सरसाइज है, थोड़ा दिमाग चलाना है। ये इक्वेशन दे रखी है, आप क्वेश्चन दे रखा है आपको, एनर्जी एक फोटोन की लाइट की, रिलेट करिए, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है इक्वल टू एच एफ, प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये जो है 10⁻34 लिखा है और 34 लिखा है और 6.62 एज इट इज़ है, ये है। और इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो अब ये कैसे होगा? आइए थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है इसको। अभी आप ये क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर निकालिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं पता है, ठीक है? तो डायमेंशन भी निकाल लेते। तो एनर्जी का तुम्हें तो पता ही, अभी बताया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्या था? प्लैंक कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो t⁻⁻1 हुआ, तो डिवाइड बाय t⁻⁻1, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन जो आई आपके पास वो आई एम एल स्क्वायर t-1। अब इसका क्या काम होगा? इसका काम अभी हम जब कन्वर्जन करेंगे तब होगा। उसके बाद आपको ये पता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट है, यानी अगर मैं उसको n मानूँ, जो हमें अभी डायमेंशन दे रखे जिस यूनिट में अभी दे रखा है, वो दे रखा है आपको किस में? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 ये दे रखा है। ऐसे में अब जो न्यूमेरिकल सिस्टम में करूँगा मैं, तो अभी आपको बताया एम एल स्क्वायर t-1 था, तो दूसरा सिस्टम होगा और उसमें कुछ क्या होगा? यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, तो n2 इज इक्वल टू n1। अब यहाँ पे बात है एम एल स्क्वायर t-1, तो m1/m2 L1/L2 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से t-1 अपॉन में t⁻⁻1 होगा। और उसके बाद जो आपको पता है कि यूनिट्स क्या है, m1 जो हमने मान रखा है उसमें मास को हम लेते हैं kg में, और लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को लेते हैं सेकंड में।
सीजीएस यूनिट में हम ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड यूज़ करते हैं, उसको रखेंगे आप। उसके बाद आप वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। वो आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻27 ERGS। ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। कोई भी वैल्यू जो लाई करे 6.24 से 6.26 में, उसको हम अमॉन्ग दिस डिजिट अप्रोचिंग द वैल्यू 6.25, 6 and 2 आर सेंटर ऑफ रिलायबल वाइल डिजिट 5 इज अनसर्टेन। यानी मतलब क्या हुआ कि 6.24 मैंने एक वैल्यू ली और 6.26 मैंने तो कहा 6.24 से 6.26 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो बीच में 6.25 भी तो आता है। 6.2 तो आपको कंफर्म है, 6.2 तो है। अब पीछे जो 4, 5, 6 ये सब जो लग रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं, प्रिसाइज नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं अनसर्टेन, कंफर्म नहीं है क्या है। ऐसे में ऑल दी सर्टेन डिजिट्स एंड द वन अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि अब ये जो टोटल अनसर्टेन और सर्टेन डिजिट्स हैं उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसका मतलब अगर 6.25 है तो इसने क्या किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हमें, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए। अ चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट। अब अगर आप किसी यूनिट से, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट यानी सेंटीमीटर मान लो, उससे आप किसी और यूनिट्स में जाओगे तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी चेंज नहीं होते। जैसे ये है, इसमें क्या लिख रखा है 2 पॉइंट हाँ, इसमें लिख रखा है क्या 2.400 जो है। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अगर मीटर में करोगे तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर जो आगे हैं 0.0, इनको हम काउंट नहीं करते। इसको कैसे काउंट करते हैं ये भी हमारे पास आगे टॉपिक में आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसमें भी अभी भी 4 हैं। अगर में करो तो 24 ये और पीछे के 2, 4 ही बचे। मतलब किसी भी यूनिट में आप कन्वर्ट करोगे तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स असर नहीं होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करते हैं, एक्चुअली इंडिकेट करते हैं प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी लीस्ट काउंट का मतलब क्या होगा कि यार एक्चुअल में जो आपका है लेंथ, जैसे ये है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर का है, वर्नियर कैलिपर से नापा है, जिसमें जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 10 आया ना वो एक्चुअल में 10 - 0.01 भी हो सकता है उसकी लेंथ, या फिर 10 + 0.01 भी हो सकती है। मतलब कि इतना थोड़ा सा डिफरेंस इसका आएगा, इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब फाइंड कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो सारे नॉन जीरोज डिजिट सिग्निफिकेंट है, जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ऑल जीरोज अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 2, 0, 4। तो ये जो जीरो अब दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो सिग्निफिकेंट ये भी माना जाएगा। सारे जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, तो उनको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे ये नंबर है तो इसमें ये जो 3 है ये बाद में आ रहे हैं, ऐसे में इसमें सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, जो कि होगा 2, 3, 0 और फिर 4। सारे जीरोज जो आ रहे हैं नंबर हैविंग अ डेसिमल काउंट आर सिग्निफिकेंट। सारे ट्रेलिंग जीरोज यानी कि डेसिमल के बाद चाहे जितने जीरो लगा दो सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। उसके बाद अगर नंबर लेस देन 1 है तो जो पॉइंट से पहले जीरो थे उन्हें नहीं काउंट किया जाता। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है पॉइंट के बाद, उससे पहले जितने भी जीरो है सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, ऑल द डिजिट्स अपीयरिंग इन द बेस आर सिग्निफिकेंट। अब a × 10 की पावर कुछ लिखते हैं हम लोग साइंटिफिक फिगर में, तो a पे जितने डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट मान लिए जाते हैं। तो जो पावर है 10 की पावर समथिंग वो इररिलेवेंट है डायमेंशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 4 बोल दिया मैंने, तो 4 एग्जैक्ट वैल्यू है ना, तो 4 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.0, 2 सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, जितने जीरो लगाता जाऊँगा सिग्निफिकेंट फिगर बनते जाएंगे। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू जो होती हैं वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स देती हैं। अब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर से जो होते हैं उनके भी रूल हैं। क्या है, तो जब हम दो वैल्यूज़ मेज़र करते हैं और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एनी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है रिटेन होती हैं एज फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और
जितने जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट है ना, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। उसी तरीके से अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो देयर शुड बी एज मैनी डेसिमल प्लेसेस रिटेन इन फाइनल रिजल्ट एज दे आर इन द नंबर ऑफ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सबसे कम डेसिमल वाले जो प्लेसेस वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, इसमें कुछ नहीं है यार। देखो आपका बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे पाई है 3.4128, पता नहीं क्या क्या लिखा हो रहता है। ऐसे में उसको इतना बड़ा याद करना ज़रूरी नहीं होता, उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स है, जैसे मैंने लिखा कुछ 2.5895, ऐसा कुछ लिखा ना, 5 पे मतलब 9 तक लो, तो 2.589 ऐसा लिख दिया ना। तो अब इसको राउंड ऑफ करना है मेरे को 3 सिग्निफिकेंट तक, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। इसको हटाने के क्या क्या रूल्स है, अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा, तो इसको एक नंबर बढ़ाओ और इसको हटा दो, यानी कि ये जो है ये बन जाएगा 2.59, ये हो गया। अब लेकिन अगर लिखा है 2.5423 ऐसा कुछ लिखा है तो 5 से कम है, 5 से कम होने पे डायरेक्ट इसको हटा दिया जाता है और इसको एज इट इज़ रिटेन किया जाता है। उसके बाद अगर 5 ही आ गया, तो अभी तो हम रेफरेंस पॉइंट 5 ले रहे थे, अब 5 ही आ गया तो ऐसे में क्या होता है 2.345, एक तो ऐसा आ सकता है, एक आ सकता है 2.895, ऐसा आ गया। इसमें मैंने ये नहीं दिखाया कि आपको 5 से कम है 5 से ज़्यादा, मैंने दिखाया ऑड और इवन। अगर ये डिजिट इवन है तो इसको हटा दो, अगर ये डिजिट ऑड है तो इसको एक नंबर बढ़ा दो। ये होता है राउंडिंग ऑफ का रूल। गाइस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जाइए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और स्टार्टिंग से ही तगड़ी प्रिपरेशन कीजिए आपके फाइनल एग्जाम्स की। अभी से थोड़ी चिंता करो, फाइनल में कम चिंता करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके और साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।